नेक्स्ट पीपीटी है इंट्रोडक्शन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चालू करते हैं, लेट स्टार्ट। चेंज कर, ऊपर से आएगा। इंट्रोडक्शन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है एक 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, मतलब कि जब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934। कौन से एक्ट के तहत? 1934 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी या इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री। आरबीआई का मेन काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। सर्व एज ए बैंकर्स बैंक एंड इशूअर ऑफ द इंडियन करेंसी। आरबीआई का एक और नाम होता है बैंकर्स बैंक, मतलब सभी बैंकों का फादर मदर, जो भी इसको हम नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। क्योंकि सभी पर ये कंट्रोल करता है, सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। और करेंसी को इशू करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ऊपर से ऑब्जेक्ट ऑफ आरबीआई। पहला ऑब्जेक्ट है आरबीआई का प्राइस स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी करता है। विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द मार्केट। कैसे करता है? जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, लोग बागों के पास रुपया ज़्यादा पहुंच जाता है। जब लोगों बागों के पास रुपया ज़्यादा पहुंच जाता है तो वस्तुओं को ख़रीदने के लिए लोग बागों के पास जब ज़्यादा रुपये रहता है और वस्तुएं जब कम रहती हैं, कमोडिटी, तो इस कंडीशन में कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में आरबीआई इंटरफेयर कर करके इन्फ्लेशन को कम करने का प्रयास करती है और एक बैलेंस बनाने का प्रयास करती है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले भी इसको बता दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि जानते हैं कि बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है आरबीआई, करेंसी इशू करती है। बैंक इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड करते हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है लोन के द्वारा। रोड, सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट और बहुत सारी वेरियस पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेड होती हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो फाइनेंशियल फैसिलिटी हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो, उसमें रुपए हों, उसमें एफडी हो, आईडी हो, इंश्योरेंस हो, सभी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सबसे मतलब सोसाइटी के गरीब से गरीब व्यक्ति को, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर जो करेंसीज रहती हैं, वेरियस करेंसीज रहती हैं, जैसे डॉलर है, येन है और पाउंड है, इन सब का एक्सचेंज रेट में स्टेबल करने का प्रयास आरबीआई द्वारा किया जाता है। परंतु ये बात यहाँ पर ये कहना कि अब आरबीआई द्वारा स्टेबिलिटी की जाती है एक्सचेंज रेट में, गलत होगा, क्योंकि ये 1991 से पहले के लिए सही था। लेकिन जब जब ओपन इकोनॉमी हुई, इंडियन इकोनॉमी, जब रिसेशन आया 1991 में और न्यू ओपन इकोनॉमी हुई, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल आरबीआई का ओपन मार्केट में नहीं रहा और रेट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा योगदान अब ज़्यादा नहीं देती है, पर मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बैलेंस बनाने का काम करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए भूमिका निभाती है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सोसाइटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है कि ना तो जो मनी की जो सेंट्रलाइजेशन हो, एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा रुपए इकट्ठा ना हो जाए ताकि उसके पास सभी पावर्स आ जाए, मनी की पावर्स, पॉलिटिक्स पावर और सभी लोगों पे कंट्रोल करने की पावर, वो पुलिसिंग पावर, जुडिशियरी पावर,
क्योंकि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, ऐसी धारणा समाज में रहती है। तो सरकार का ऑब्जेक्ट रहता है कि आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट किया जाए, ताकि समाज में सभी बैलेंस बना रहे, सभी के पास एक बैलेंसिंग रुपया अवेलेबल रहे। सो आरबीआई ट्राई टू मेक सम बैलेंस इन द सोसाइटी इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट और नेक्स्ट पेज आता है मैंडेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द आरबीआई प्राइमरी ऑब्जेक्ट आर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन ए डिफाइंड टारगेट रेंज। मतलब जैसा ही मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब इन्फ्लेशन कितना हो और डिफ्लेशन कितना हो, इनके बीच की रेंज कितनी हो, इसका एक परसेंटेज रहता है, वो आप नेट से देख लीजिएगा, एक्यूरेट तो मुझे अभी नहीं पता। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड soundness of the financial system which includes bank and non-banking financial institution. That means ensure the stability और soundness of the financial system का मीनिंग है कि जो रुपए जुटाया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, उसको एक प्रकार से मैनेज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूशन करती है, टू सपोर्ट एंड प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब समावेशी विकास, सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों को लोन प्रोवाइड हो, सभी लोगों के अकाउंट हो, सभी लोगों को फाइनेंशियल नीडेड पूरी हो, और डेवलपमेंट में इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ आरबीआई, करेंसी इशुएंस एंड मैनेजमेंट। आरबीआई इज अ सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। आरबीआई द्वारा करेंसी को इशू किया जाता है, छापा जाता है, और नोट को छापा जाता है, और कॉइन्स को छापा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि केवल ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इशू किया जाता है, ना कि आरबीआई द्वारा। देन नेक्स्ट आता है मैनेज द सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ करेंसी। तो आरबीआई का एक और काम होता है कि करेंसी को सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और विड्रॉल ऑफ करेंसी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और महंगाई को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करने का काम भी आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किया जाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो प्रमोशन का काम करती है। यूज टूल्स लाइक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड सीआरआर और एसएलआर। रेपो रेट के द्वारा, रिजर्व रेपो रेट के द्वारा, सीआरआर के द्वारा और एसएलआर के द्वारा, एसएलआर के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का भी काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई द्वारा किसके लिए काम किया जाता है, बैंकर्स का काम किया जाता है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम किसके द्वारा, एडवाइजरी का काम किसके लिए किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी किया जाता है आरबीआई द्वारा काम। मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट एंड ट्रांजेक्शंस, जो गवर्नमेंट के अकाउंट रहते हैं और ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, उनको मैनेजिंग काम करने का भी काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट के अकाउंट कैसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। गवर्नमेंट का अकाउंट मतलब राष्ट्रपति के नाम से एक अकाउंट होता है, जिसका कि नाम रहता है कंसोलिडेशन फंड। उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के नाम पर रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसके अकाउंट में रखे जाते हैं। जब भी आपातकालीन स्थिति में गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो प्रेसिडेंट के अकाउंट, जो कंसोलिडेटेड फंड है, जिसका कि अकाउंट है कहाँ तक, तो प्रेसिडेंट के नाम से कंसोलिडेटेड अकाउंट
ये फंड्स होता है जो कि मेंटेन आरबीआई द्वारा किया जाता है। एक होता है लोक लेखा समिति का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी एक अकाउंट होता है, जिसमें जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है वो उसी अकाउंट में रखा जाता है और उसको भी मैनेज करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के सभी अकाउंट आरबीआई द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ आरबीआई। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एक्ट एज अ बैंकर्स टू कमर्शियल बैंक। इसका मतलब है कमर्शियल बैंक, जो कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, जो कमर्शियल बैंक रहते हैं उनके लिए बैंकर्स का काम करता है। उनके लिए रुपए, उनके लिए करेंसी को प्रोवाइड कराना, उनके लिए रुपए को प्रोवाइड कराना, ये सब का बैंकर्स ऑफ बैंक का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। देन प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक्स फेसिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। जब कोई भी बैंक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेसिंग करता है, जब उस बैंक के पास रुपए नहीं होता है, तो प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक्स फेसिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। जब कोई कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेसिंग करता है तो उस टाइम पे वो मनी की लिक्विडिटी आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड की जाती, ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके, फाइनेंशियल और इकोनॉमी में एक प्रकार से डेवलपमेंट हो सके। अब होता है रेगुलेशन एंड सुपरविज़न। रेगुलेट एंड सुपरवाइजेस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सभी बैंकों को रेगुलेशन करना, मतलब उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना और उन नियम कानून को फॉलो करवाने का काम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। यदि कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उस पर चार्जेस लगा सकती है और किसी भी बैंक का लाइसेंस यदि वो गलत पाया जाता है तो कैंसिल करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। इंश्योर देयर स्टेबिलिटी एंड कंप्लाइंस विथ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। और इसका मतलब इंश्योर देयर स्टेबिलिटी, ये आश्वस्त करती है कि स्टेबिलिटी बनी रहे सोसाइटी में, करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन समान अनुपात में होता रहे और जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनाए गए हैं, नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उनका टाइम टू टाइम बैंकों द्वारा रूल्स को फॉलो करते रहें और गाइडलाइंस का जो आरबीआई द्वारा बनाई गई है उसका पालन करते रहें सभी बैंक। अब आता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। रेपो रेट क्या होती है? द रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जब आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस रेट पर रुपए उधार लिए जाते हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर को ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि पिछला वाला भी आपका क्लियर हो जाए। जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई जब बढ़ जाती है, तो क्या होता है एक्चुअली में, आरबीआई द्वारा रेपो रेट दैट मीन्स क्या होती है, जब आरबीआई बैंक से रुपए उधार लेती है कमर्शियल बैंक से, तो इसको कम कर देता है। मतलब कमर्शियल बैंक से उधार लेने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई द्वारा कम कर दिया जाता है। मतलब आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से और कमर्शियल बैंक से मनी सप्लाई को कम कर देती है, ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाए, जिससे महंगाई कंट्रोल में आ जाए और इन्फ्लेशन कम हो जाए। इस प्रकार से रेपो रेट को कम करके इन्फ्लेशन कम किया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होती है? द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो होती है जब आरबीआई द्वारा किसी भी कमर्शियल बैंक को मनी को उधार दिया जाता है। आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जब आरबीआई द्वारा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक को रुपए उधार दिया जाता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। जैसा कि मान लीजिए जब मार्केट में या देश में इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है, तो रेपो रेट को आरबीआई क्या कर देगी? बढ़ा देगी।
क्यों? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आरबीआई द्वारा जब बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक तो दैट मीन्स जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो रुपए देने की रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक ऑटोमेटिकली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से मनी नहीं लेंगे तो मार्केट में सप्लाई ऑफ करेंसी रुक जाएगी। जब सप्लाई ऑफ करेंसी रुक जाएगी तो लोगों के पास रुपए बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, सभी लोगों के पास रुपए नहीं हो पाएंगे। तो सभी लोगों के पास जब रुपए नहीं हो पाएंगे तो वस्तुओं की जो प्राइस है, कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। इस प्रकार से रेपो रेट को कंट्रोल करके चेंजेस कम और ज़्यादा करके आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। रिजर्व अब होता है रिजर्व रेपो रेट क्या होती है? द रेट एट विच द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जब आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से रुपए उधार लिया जाता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से रुपए उधार लिया जाता है उसको रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। अब इसको यदि हम देखें किस कंडीशन में, जब इन्फ्लेशन मार्केट में होगी, जब देश में महंगाई होगी, तो इस कंडीशन में रिजर्व रेपो रेट को आरबीआई द्वारा कम कर दिया जाएगा। दैट मीन्स आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक से रुपए उधार लेगी वो कम कर दी जाएगी, ताकि आरबीआई कमर्शियल बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार ले सके। जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट से रुपया कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपया आरबीआई के पास हो जाएगा। इस प्रकार से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी रुक जाएगी। जब सप्लाई ऑफ मनी रुक जाएगी तो फिर लोग बागों के पास भी ज़्यादा कमोडिटी को खरीदने के लिए रुपया नहीं रहेगा, और जब रुपया नहीं रहेगा तो कैसे व्यक्ति कमोडिटी को खरीद पाएंगे और उसकी प्राइस स्टेबल हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से रिजर्व रेपो रेट के द्वारा भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो, द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद द आरबीआई इन कैश। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कैश रिजर्व रेशो की डेफिनेशन में क्या होता है? वो पोर्शन, डिपॉजिट का वो पोर्शन बैंक को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन कैश फॉर्म में, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। दैट मीन्स जब आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जब बैंक को आरबीआई के पास एक पोर्शन में अपने जो भी किसी भी बैंक के पास जब जितना भी कैश इकट्ठा होता है उसके अनुपात में जब आरबीआई के पास में कैश का एक परसेंटेज पोर्शन रखना पड़ती है, उसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। अब बात आती है SLR की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसकी डेफिनेशन में द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड असेट लाइक कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पे एक टर्म यूज किया जा रहा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी जो चाहे करेंसी हो, चाहे वो कैश फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड फॉर्म में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, कितनी इजीली और आसानी से और कम समय में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कि किसी भी चीज़ को जैसे मनी है, रुपए है, तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। जैसे मार्केट में कोई भी आसानी से रुपए को ले लेगा। मान लीजिए कोई चीज़ रखी है आपके पास, गोल्ड है, गोल्ड को भी आसानी से कोई ले लेगा। मतलब कितनी जल्दी लिक्विड होती है। लिक्विड मतलब जैसा कि पानी रहता है ना, पानी कितनी जल्दी फैल जाता है। हमने मान लीजिए मग को फैला दिया जमीन पे तो वो कितनी जल्दी विस्तारित हो जाएगा और फैल जाएगा। इसी प्रकार लिक्विडिटी, दैट मीन्स
रुपए को कितनी इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, जैसे कैश को कर सकते हैं, गोल्ड को कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कर सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल है, आसानी से सब लोग उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लिक्विडिटी मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। किसी भी बैंक को लाइसेंस देने का काम, लाइसेंस प्रोसेस फॉर बैंक्स, किसी भी बैंक को लाइसेंस देने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि कितना बैंक के पास कैश अवेलेबल हो, कितने उसमें पार्टिसिपेशन हो, कितना उसके पास गोल्ड हो, तमाम प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन और नॉर्म्स रहती हैं, तब जाके आरबीआई द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बैंक, और रूल्स और रेगुलेशन बनाना बैंक का जे भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन में रोल बनाना, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, आपकी रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआर है, इन सबको मेंटेन करना और उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। कैश रिजर्व रेशो सीआरआर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कैश रिजर्व रेशो सीआरआर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड इट्स रोल इन बैंकिंग स्टेबिलिटी, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, बैंकिंग रेट्स एंड इट्स यूसेज इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कैश रिजर्व रेशो एंड इट्स सिग्निफिकेंस का मतलब है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रेशो होता है जो कि आरबीआई के पास किसी भी बैंक को कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। मान लीजिए जब कोई बैंक के द्वारा जब बैंक डिफॉल्टर घोषित हो जाती है, या बैंक भी हो सकता है कि जब बैंक के पास जो सप्लाई किसी एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए और वो उसके डिफॉल्टर हो जाए और बैंक को रीपे ना करे जो लोन को, तो बैंक के पास भी शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक भी डिफॉल्टर घोषित हो जाएगी। तो कैश फॉर्म में रिजर्व बैंक के पास कुछ अमाउंट रखा रहता है एज ए सिक्योरिटी, ताकि यदि जो कस्टमर के रुपए हैं जो कि कमर्शियल बैंक द्वारा लिया गया था एज टू इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, उस कंडीशन में आरबीआई द्वारा उनको रीपे कर दिया जाता है, ताकि बाजार में लोग बागों के हितों को प्रभावित ना होना पड़े और उनको हानि का सामना ना करना पड़े। अब दूसरा पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड इट्स रोल इन बैंकिंग स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मींस जो कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास कैश फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड फॉर्म में हो या फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में हो, जब वो रुपए रखा रहता है तो बैंक ईजिली उस करेंसी को लिक्विड करते हुए आसानी से कस्टमर के किसी भी टाइम पे यदि मनी की डिमांड की जाती है तो उसको पूरा कर सकती है। तो बैंकिंग स्टेबिलिटी, रोल इन बैंकिंग स्टेबिलिटी में क्या होता है, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या एफडी है, आरटी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप किसी भी समय पर सेविंग अकाउंट से रुपए निकाल सकते हैं, करेंट अकाउंट से रुपए निकाल सकते हैं, एफडी को तोड़ा सकते हैं, आरडी को तोड़ा सकते हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी को तोड़ा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बैंक के पास ये कंपलसरी होता है कुछ ऐसा कैश फॉर्म तो रखा हो ताकि ऐसे कस्टमर जो तोड़ाना चाहते हैं इमरजेंसी में उसको वो अवेलेबल करा दे। यदि कैश एसएलआर ही नहीं होगा बैंक के पास तो कैसे वो कस्टमर को अवेलेबल कराएगा। तो इसलिए एसएलआर एक निश्चित अनुपात में होना बैंक के पास ज़रूरी होता है और जो ही बैंकिंग स्टेबिलिटी में इसका रोल रहता है। नेक्स्ट आता है रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, जिसका कि मैंने पहले भी बता दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के द्वारा कैसे इम्पैक्ट मनी सप्लाई पर होता है और इन्फ्लेशन पर होता है। बैंक रेट एंड इट्स यूसेज इन कंट्रोलिंग क्रेडिट, बैंक रेट्स एंड इट्स यूज इन कंट्रोलिंग क्रेडिट मतलब बैंक रेट के द्वारा कैसे
क्रेडिट को कैसे कंट्रोल आरबीआई द्वारा किया जाता है इसके बारे में बताया। ये भी ठीक है। अब आगे CAR, दैट मीन्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, दैट मीन्स बैंकों को सरवाइव करने के लिए एक पर्याप्त कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसे आमतौर पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के रूप में जाना जाता है। दैट मीन्स यदि मान लीजिए एक निश्चित मिनिमम एक एडिक्वेसी रेशो में बैंक के पास रुपए नहीं होगा तो अचानक से कस्टमर द्वारा बैंक से रुपए की डिमांड की जा सकती है। यदि वो फुलफिल नहीं की गई या फिर वो पूंजी अवेलेबल नहीं रही, जब कैपिटल अवेलेबल नहीं रही, जब डिमांड कर दी गई कस्टमर द्वारा बैंकों से, तो इस कंडीशन में बैंक दिवालिया या इंसॉल्वेंस घोषित हो जाएगा और किसी भी बैंक के पास लोगों की सेविंग्स रहती है, किसी भी कंट्री की साख रहती है, और जब वो सेविंग ही नहीं रहेगी तो इकोनॉमी एकदम से कलेप्स होने का डर रहेगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वो मिनिमम अमाउंट रहता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ती है। असेट क्वालिटी एंड क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब बैंक का वो कैपिटल, वो रुपया जो लोग बागों द्वारा उधार लिया गया था लेकिन समय पर उसको रीपे नहीं किया गया, बैंक द्वारा बैंकों को लौटाया नहीं गया, तो ऐसी करेंसी को, ऐसी असेट्स को हम NPA कहते हैं, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन रहती है। उसके इंसॉल्वेंसी होने की भूमिका को, संभावना को बढ़ाता है। तो किसी भी बैंक का NPA जितना कम होगा उस बैंक की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी, और जिस बैंक का NPA जितना ज़्यादा होगा उस बैंक की हेल्थ उतनी ही खराब होगी। अब तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। मैनेजमेंट का काम भी RBI द्वारा किया जाता है और कॉरपोरेट के गवर्नेंस का काम भी RBI द्वारा किया जाता है। एक मिनट, कॉरपोरेट गवर्नेंस करने का मतलब है कॉरपोरेट के लिए लोन अवेलेबल करवाना भी RBI की जिम्मेदारी होती है, और उसको मैनेज करना, इतने बड़े फंड को, ये सब काम भी RBI के द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे अर्न किया जाता है, मार्केट से कैसे करके प्रॉफिटेबिलिटी बैंक को दिलाई जाए या खुद को वेल्दी बनाया जाए, इसका काम भी RBI द्वारा किया जाता है। उसको गाइडेड करता है, कमर्शियल बैंक को एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया, लिक्विडिटी मतलब कोई भी ऐसी करेंसी कितनी आसानी से मार्केट में हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आसानी से। जैसे कि कैश तुरंत कोई भी ले लेगा, कैश गोल्ड कोई भी ले लेगा आज के समय में, लेकिन और कोई करेंसी यदि देखा जाए, मान लीजिए कि मैं दे दूं, किसी को बोल दूं कि भाई चावल ले ले या फिर गेहूँ ले ले मार्केट में जाके बेचना, तो उस टाइम पे उसको कन्वर्ट कराना, बेच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसी कमोडिटी और ऐसी करेंसी जिसको आसानी से हम उसको यूज़ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, वो होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को मैनेजमेंट का काम भी RBI द्वारा किया जाता है। अब आता है RBI रोल इन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बैंक। सभी बैंकों को सुपरविजन करना, सभी बैंक RBI की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसको सुपरविजन करने के साथ साथ उसको मॉनिटर भी करना, क्या वो अपने SLR को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर वो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट का सही से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब का देखने का काम भी RBI द्वारा किया जाता है। अब पॉइंट आता है रोल इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में फाइनेंस को इस प्रकार से स्टेबल करना कि एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा रुपया इकट्ठा हो जाए और एक समुदाय के पास रुपये ही ना रहे, तो जो डिसबैलेंस का काम होगा वो किसी भी सोसाइटी के लिए डेंजरस होता है। तो गवर्नमेंट द्वारा
और आरबीआई द्वारा दोनों मिलकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में एक बैलेंस बना रहे फाइनेंशियल रूप से। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एक साथ सेंट्रलाइज रुपए का नहीं हो पाए, एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा रुपए नहीं हो पाए और सभी को इक्वली तो नहीं लेकिन एक अनुपात में सभी के पास रुपया बना रहे, जिससे कि समाज में मेंटेनेंस बना रहे फाइनेंशियल सिस्टम का। अगला आता है आरबीआई रोल इन इंश्योरिंग सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी। आरबीआई का रोल है सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी में, मतलब रेपो रेट के द्वारा, रिजर्व रेपो रेट के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इन सब के द्वारा सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की आरबीआई द्वारा कोशिश की जाती है। या ठीक है। सर्विलांस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वही कि एक प्रकार से निगरानी बनाने का काम सभी कमर्शियल बैंक पर आरबीआई द्वारा किया जाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब जब क्राइसिस आता है या फिर किसी कंट्री में क्राइसिस आए या फिर किसी भी बैंक जब इंसॉल्वेंसी घोषित हो जाए या लॉस में चली जाए, तो उसका रिजोल्यूशन का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है और उसको गाइडेड किया जाता है और रिफाइनेंसिंग का काम किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स, और फाइनेंस की क्या स्टेबिलिटी है इसकी रिपोर्ट्स बनाने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। रोल ऑफ आरबीआई इन डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक बैंकिंग सेक्टर के लिए नया क्या बोल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक प्रकार से नया है, तो आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, इन सब को प्रमोट करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। और इनकरेजिंग इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब फिनटेक कंपनी क्या होती है एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों और बैंक के बीच में टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा जाए, इसका काम फिनटेक कंपनी के द्वारा किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि किसी बैंकिंग ऐप में देखा जाता है कि हम उस बैंकिंग ऐप के द्वारा ही हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप से ही एफडी कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप के द्वारा ही आईडी कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, पॉलिसी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, अलर्ट का ईएमआई के अलर्ट का हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इन सब प्रकार की जो सर्विस है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा फिनटेक कंपनी द्वारा जो भी बैंकिंग सर्विस हैं वो फिनटेक कंपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा लोग बागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इन सबको भी प्रमोट और इनकरेज करने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक स्टार्टअप, और जो फिनटेक कंपनी रहती हैं, जो स्टार्टअप रहती हैं, उनके लिए नियम और कायदे कानून बनाने का काम भी किस प्रकार से वो काम करेंगी, क्या उसकी लिमिटेशन होंगी, कहाँ तक वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकती हैं, इन सबको रेगुलेटरी करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब आता है डीमोनेटाइजेशन 2016, दैट मीन्स इन नवंबर 2016 द इंडियन गवर्नमेंट डिमोनेटाइज 500 and 1000 बैंक नोट। 2016 नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया। इसका मतलब गवर्नमेंट का उस टाइम उद्देश्य था कि आतंकवाद को कम से कम किया जाए और सोसाइटी में जो 500 और 1000 के नोट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बागों के पास अवेलेबल थे। तो और किस फॉर्म में अवेलेबल थे, लोग बागों के पास कैश पड़ा हुआ था अपने
सेक्रेसी जगह पर, ना कि बैंकिंग अकाउंट में था। तो एक प्रकार से करप्शन को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए, टेररिस्ट फंडिंग को कम करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का काम किया गया था। लेकिन उस टाइम पे यदि डाटा की बात किया जाए तो मैंने नोटिस किया था कि 99% रुपया वापस से सिस्टम में आरबीआई के पास आ गया था। मतलब इसका मतलब कि जो रुपया आरबीआई द्वारा कलेक्ट किया गया, वो लोग आरबीआई द्वारा कलेक्ट किया गया, इसका मतलब कि लोग बागों ने अपने पैसे को कन्वर्ट करा लिया, किसी को दे करके या फिर भी वेरियस तरीकों को अपना करके आरबीआई की जो प्लानिंग थी या गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी उसको फेल कर दिया गया पूरी रूप से। लेकिन इससे एक लाभ बस यह हुआ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के पास एक डेटा आ गया कि किन किन लोगों ने अपने रुपए को कन्वर्ट कराया है। फिर देन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक और मैंने बात नोटिस की थी कि फिर छापे ज़्यादा पड़े थे गवर्नमेंट के पास। जब ये जानकारी आ गई थी कि किसके पास काला धन है, देन सबसे पहले उन्होंने मौका दिया था कि लोग बाग पहल करके अपने काले धन को वापस कर दें, उसको हम ऑफ़र भी देंगे, छूट भी देंगे। देन जब ये नहीं किया गया तो फिर छापेमारी ज़्यादा स्टार्ट हुई। तो डिमोनेटाइजेशन की उस टाइम प्लानिंग ये थी, और किस प्रकार से वो सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही जब बात की बात है। द आरबीआई प्ले ए क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन दिस मूव टू कर्ब ब्लैक मनी, करप्शन एंड काउंटरफेटिंग करेंसी। जाली करेंसी, जाली मुद्रा होती है या ब्लैक मनी होती है, करप्शन होता है, इस प्रकार की एक्टिविटी द्वारा आरबीआई एक्टिविटी करके इन सबको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। इट इन्वॉल्व द विड्रॉल ऑफ ओल्ड करेंसी नोट्स एंड इंट्रोड्यूस द न्यू 500 एंड 2000 बैंक नोट्स। फिर देन डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने न्यू नोट करेंसी जारी की थी जिसमें 500 और 2000 के बैंक नोट्स थे। अब आता है एग्जाम्पल 2 है कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स क्या रहा। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 के समय में द आरबीआई टुक वेरियस मेजर्स टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोविड टाइम में आरबीआई द्वारा वेरियस स्टेप, कुछ मेजर किए गए। इंट्रोड्यूस लोन मोरेटोरियम्स द प्रोवाइड रिलीफ द टू बोरोवर्स फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड टाइम में लोग बागों के काम धंधे बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो लोग बागों के पास जो रेगुलर इनकम आती थी, सैलरी आती थी, वो बंद हो गई थी। तो उस टाइम पे जिन लोग बागों ने लोन ले रखा था तो उन लोग में ईएमआई देना पड़ती थी उनको। तो उस ईएमआई को कुछ टाइम तक छूट दे करके लोन जो लिया गया था उन लोगों को ईएमआई पर कुछ टाइम के लिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना लेकर के या कम लेकर के आरबीआई द्वारा उनको रिलीफ दिया गया था। दैट कंडक्टेड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन थ्रू मेजरिंग लाइक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। That means conducted liquidity infusion through measures like long-term repo operation to maintaining financial stability। मतलब आसानी से लोग बागों को लॉन्ग टर्म तक के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है।